हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। मैं फिर से एक बार जो पिछले वीडियो का शेष रह गया था जिसमें समष्टि पढ़ाए थे और समष्टियों के लक्षण मैंने डिस्कस किया था। 5 लक्षण आपको बताए थे और उसी 5 लक्षणों में मैंने पिछले वीडियो में लगभग 3 लक्षण को कवर कर दिया था, जिसमें समष्टि का घनत्व, आकार या परिक्षेपण, दूसरा परिक्षेपण और तीसरा एक और आपको बताया था। इस प्रकार से आज चौथे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चौथा टॉपिक है आयु वितरण। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप जेईई मेंस एंड एडवांस वगैरह किसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट एमसीक्यू बैच। यहाँ पर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स जैसे एचके अर्जरिया सर हैं, विनोद कुमार सर हैं, पराग किरार सर हैं, लकी जेठानी सर हैं, ये आपको टीच करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो स्टूडेंट, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आईटी जेईई सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर भी आप एमसीक्यू बैच देख सकते हो, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूलिंग देखने को मिल जाएगा बच्चों, ये पूरा शेड्यूलिंग है, ठीक है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट प्लस करते हो तो सिलेक्ट प्लस कर देना। अब आपको स्टूडेंट 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का चाहिए, या फिर 6 मंथ्स का चाहिए, या फिर 24 मंथ्स का चाहिए। अब बच्चों क्या करना, आपको सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर आप हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस जैसे ही डालोगे, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, ये डाल दिया हमने, और अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे बच्चों तो आपको 10%, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्राइस है वो 10% कम हो चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कोड जरूर यूज करना बच्चों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, जिससे आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हो। अर्थात एज स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी समष्टि में उसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की जो आयु की व्यवस्था है, एज स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। एक बात आपको ये भी समझना चाहिए कि जैसे आज वर्तमान समय में कहा जाता है चीन बूढ़ों का देश है और भारत युवाओं का देश है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि भारत युवाओं का देश है? क्या यहाँ पर बुजुर्ग नहीं हैं? ओल्ड एज के जो मैन है वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यंग एज के ही युवा यहाँ रहते हैं? ऐसा नहीं है। ये जो डिसाइड किया जाता है वह एक पैमाने पर डिसाइड किया जाता है। अगर हम इंडिया को, अमेरिका को, चीन को, जापान को अलग अलग समष्टि के रूप में अगर समझें तो देखेंगे कि अगर 100 आदमी भारत में हैं, 100 आदमी अमेरिका में हैं, 100 आदमी चीन में हैं, तो भारत के 100 आदमियों में 70 या 80 आदमी ऐसे हैं जो यंग हैं, 25 से 40 के बीच के उम्र के हैं, ठीक है। और चीन में 100 आदमी में अगर 20 ही 25 से 40 के बीच के लड़के हैं और बाकी 80% लोग 50 से 80 साल के हैं, तो इसका मतलब उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, और हमारा एज स्ट्रक्चर अलग है। हमारा एज स्ट्रक्चर क्या है, युवा स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और उनके यहाँ के स्ट्रक्चर को, ठीक है, एक ओल्ड आयु स्ट्रक्चर या ओल्ड एज स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी भाषण पे आते हैं तो 125 करोड़ लोगों का जिक्र करते हैं, 125 करोड़ लोग जो इस भारत में रह रहे हैं, तो उसमें से शायद अगर हम देखें तो 25 करोड़ लोग ही अपने यहाँ, समथिंग 25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी एज ओल्ड एज हो चुकी है, 50-60 के ऊपर है। बाकी जो लगभग 100 करोड़ नियर अबाउट लोग हैं उनकी एज 25 साल से लेकर 40 या 50 के बीच में है। तो 40-50 के बीच के युवा जो होते हैं वो यंग एज के युवा कहलाते हैं, एक तरह से 25 से 50 या 40 के बीच वाले। तो ऐसे लोगों की जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, इसलिए भारत युवा देश है, क्योंकि यहाँ एज स्ट्रक्चर क्या है, यूथ एज स्ट्रक्चर है। और अन्य कंट्रियों की बात करें तो वहाँ की अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से किसी समष्टि में आयु वितरण कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, सेंस क्या है, ये चीज़ें यहाँ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। आज कुछ ऐसे
हेडिंग्स टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और एग्जाम के लिए भी पक्का यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें। तो आइए मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से, ठीक है, आज एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो समष्टि के लक्षण, पिछले वीडियो का शेष पार्ट, आयु वितरण, एज स्ट्रक्चर क्या है किसी समष्टि में। ठीक है, किसी समष्टि में, जैसे एक एरिया है, यहाँ पर समष्टि है किसी जीव के, किसी प्लांट का, तो किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में, ठीक है, प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या जो होती है उसी को आयु वितरण या आयु संरचना कहते हैं। जैसे समष्टि है और यहाँ पर टोटल 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों में आयु वितरण, कोई 20 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा। तो ये जो अलग अलग आयु वितरण है उसी को हम क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर कहते हैं। और अधिकांश समष्टियों में जाति सदस्य विभिन्न आयु के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी समष्टि में जो सदस्य हैं हर सदस्यों का आयु एक जैसा नहीं हो सकता है, अलग अलग सदस्यों की आयु अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कॉमन सी बात है। और किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु समूहों का जो अनुपात है, मतलब किसी समष्टि में जो विभिन्न आयु के प्राणियों का, सदस्यों का जो अनुपात होता है वह समष्टि के वर्तमान प्रजनन स्तर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी समष्टि में, ठीक है, 15 साल या 10 साल के, 15 साल के बीच के सदस्य संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उनका जो प्रजनन दर है वहाँ के सदस्यों का उस वर्ष के लिए अधिक रहा होगा, इसलिए वहाँ पर ऐसे लोगों, ऐसे सदस्यों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। कुल मिला के ये समझो कि जो आयु वितरण है, आयु वितरण का जो अनुपात है उनके समूह का, वो उनके वर्तमान प्रजनन दर पर निर्भर। अगर जैसे किसी देश में प्रजनन लेवल या प्रजनन स्तर डाउन हो रहा है, गिर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो है नए आयु वाले सदस्यों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आयु वितरण क्या है, तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि किसी समष्टि में प्रत्येक आयु के वर्ग के जो सदस्यों की संख्या है वही उसकी क्या कहलाती है, आयु वितरण कहलाती है। और यह आयु वितरण का जो अनुपात होता है उसके सदस्यों के वर्तमान समय में प्रजनन की संख्या या प्रजनन दर पर क्या होता है, निर्भर करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम समष्टि के लक्षण में ही 5वें और अंतिम लक्षण की बात करें तो जन्म दर क्या होता है, नेटेलिटी अर्थात बर्थ रेट कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया है, ये भी पेपर में आया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि समष्टि क्या है, जन्म दर को समझाइए, या जन्म दर पर टिप्पणी लिखने को भी आ जाता है कि नेटेलिटी क्या है। इसको अंग्रेजी में नेटेलिटी कहते हैं, कभी कभी रोमन लिपि या देवनागरी लिपि में ही नेटेलिटी हिंदी में लिख कर आ जाता है। तो गाइस, जो क्वेश्चन एग्जाम में ना समझ में आया उसका अंग्रेजी वर्जन भी, अगर कोई ऐसा वर्ड आया आपको नहीं समझ में आ रहा, उसका इंग्लिश वर्जन देखिए। जैसे समष्टि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समष्टि को पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या या आबादी या सदस्यों की संख्या की बात करता है, तो देखने पर वो चीज़ें क्या होती, क्लियर हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं नेटिलिटी क्या है, बर्थ रेट क्या है, जन्म दर क्या है। तो सबने सुना होगा कि इंडिया की जो जन्म दर है ज़्यादा है और मृत्यु दर ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि पैदा 10 हो रहे हैं, अगर किसी क्षेत्र में, किसी गाँव में रोज मान लीजिए 10 लोग पैदा हो रहे हैं तो मर तो एक ही रहे होंगे, तो इस तरह से 9 लोग एक्स्ट्रा हुए, तो ये क्या है, एक तरह से बर्थ रेट है, जन्म दर यहाँ पे ज़्यादा। कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिनोटेड बर्थ रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जन्म दर क्या है। ठीक है, किसी समष्टि में, ठीक है, किसी समष्टि में प्रजनन द्वारा उत्पन्न सदस्यों की संख्या का समावेश जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। किसी समष्टि में प्रजनन क्रिया द्वारा, चाहे वो प्रजनन बीजों द्वारा हो, चाहे वो कोशिका विभाजन द्वारा नए सदस्यों की संख्या उत्पन्न हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो किसी समष्टि में प्रजनन द्वारा उत्पन्न जो सदस्यों की संख्या का समावेश होता है टोटल, वही क्या होता है, उसे ही जन्म दर कहते हैं। या अर्थात या आप ये भी कह सकते हो, एक नए तरीके से समझना चाहो कि किसी जीवधारी के नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर। ठीक है,
मतलब किसी समष्टि में या किसी जीवधारी में जो उसके नए अपने बेबी या संतान या नई जनरेशन उत्पन्न हो रही है, किस दर से उत्पन्न हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। या ये भी कह लीजिए कि वह दर जिसकी दर से किसी समष्टि में नए सदस्यों की संख्या उत्पन्न होती है, या सिंपल ही रखिए, एकदम सिंपल बोलिए कि नए सदस्यों की संख्या उत्पन्न होने की दर को हम क्या कहते हैं, उसका जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, किसी जीवधारी के नए सदस्यों के उत्पन्न होने की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। और यह रेट कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करके भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है ना। जैसे आपने देखा था अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो कोशिका विभाजन करके एक कोश की जीव दो भागों में बंटकर दो नए अमीबा बनाता है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा भी नए नए सदस्यों को उत्पन्न किया जाता है। तो बीज अंकुरण विभिन्न प्रकार के पौधों के सीड्स हैं, बीज हैं, तो भी अंकुरित होकर के नए सदस्यों का निर्माण करते हैं। जैसे मटर है, एक बीज आपने डाल दिया, एक प्लांट होगा, उसमें 10-20 प्रकार के मटर होंगे और वो जर्मिनेट करके नए सदस्य का निर्माण करेंगे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। तो वही है कि किसी जीवधारी के नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं, और यह जन्म दर कोशिका विभाजन, बीज अंकुरण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसे हाउ टू डिनोट, कैसे डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है प्रतिवर्ष 1000 सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगर कोई समष्टि है तो उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, तो 1000 सदस्य अगर ले ले तो एक साल में 1000 सदस्य कितने नए सदस्य को उत्पन्न करते हैं, वही उसका क्या होगा, जन्म दर होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा कि प्रतिवर्ष 1000 सदस्यों द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों को क्या कहते हैं, जन्म दर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ मैंने लिया है कि किसी समष्टि में अगर 2000 सदस्य हैं और 2000 सदस्य एक वर्ष में 20 सदस्य उत्पन्न करते हैं, तो यही क्या होगी, 10,000 प्रतिवर्ष इसकी जन्म दर होगी। ठीक है, बर्थ रेट होती है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से आयु वितरण, जन्म दर, नेटिलिटी, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो दोनों को यहाँ पर मैंने एक अच्छे तरीके से ठीक है समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके बाद मृत्यु दर को परिभाषित करेंगे कि मृत्यु दर क्या होता है गाइस। ठीक है, तो नोट करें सभी लोग, नोट कर लियो गाइस आप लोगों ने। अब हम चलते हैं इसी समष्टि के लक्षण में, 5वें में ही 2 पार्ट था, जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर अभी आपने देखा, अब उसी तरह से डेथ रेट क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, ये भी हम देख, क्योंकि किसी भी समष्टि में या पॉपुलेशन में, आबादी में अगर कोई भी जन्म लेता है, नए सदस्यों की उत्पन्नता भी होती है, तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मरने की भी एक दर होती है, रेट होती है, और जन्म लेने की भी। तो जन्म एक दर के बाद हम मृत्यु दर देखेंगे क्या है। तो किसी समष्टि में निश्चित समय में, निश्चित समय मतलब एक साल में काउंट करिए या पर महीने ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक सप्ताह ले लीजिए, जिस तरह का समष्टि हो। जैसे मानव है तो मानव के समष्टि की मृत्यु दर को प्रतिवर्ष ले लिया जाता है कि एक साल में कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, ये लिया जाता है। और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं तो उनको साप्ताहिक में ले लिया जाता है। तो कोई भी समय हो, तो किसी समष्टि के निश्चित समय में प्रति इकाई सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। प्रति इकाई सदस्यों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, किसी समष्टि के निश्चित समय में प्रति इकाई सदस्यों की संख्या को मृत्यु दर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्रति इकाई सदस्यों की मरने वाले संख्या को, ऐसा होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। तो किसी समष्टि के निश्चित समय में प्रति इकाई सदस्यों की मरने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी समष्टि में हजारों सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 सदस्य हो सकते हैं। तो एक निश्चित समय में अगर देखा जाए तो उन 1000 सदस्यों में कितने सदस्य क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी यहाँ मैंने आपको दिया है, समझाने का प्रयास किया है। अगर प्रयोगशाला समष्टि में, मान लीजिए प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किसी जीव के सदस्यों की समष्टि है, तो वहाँ पर 40 फल मक्खियाँ मान लीजिए हैं, तो 40 फल मक्खियों में
4 मक्खी एक सप्ताह में क्या होती है, मर जाती है। तो मृत्यु रेट क्या हुआ, ठीक है, तो मृत्यु दर हुआ 4/40। मतलब टोटल में कितने मर गए, मरने वाले की संख्या और कुल सदस्यों की संख्या का अनुपात निकाल लो, जो आएगा वही क्या होगी, मृत्यु दर। तो इस तरह से 40 था, 40 में 4 मर गए एक सप्ताह में, तो 4 फल मक्खी बटा 40, ठीक है, जीवित मक्खी, और 4 से 40 काटे 0.1 आया, तो 0.1 प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह होगी क्या, मृत्यु दर। इसके मरने की मृत्यु दर क्या है, यही है 0.1 प्रति फल मक्खी एक सप्ताह में क्या हो रही है, मर रही है। तो ये इसकी क्या हो गई, मृत्यु दर हो गई। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मृत्यु दर भी आपको क्या हुआ, कंफर्म कर दिया। क्योंकि पेपर में नेटिलिटी पूछा गया था, जन्म दर पूछा गया है, तो मृत्यु दर भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से समष्टि के 5 लक्षण थे और पांचों लक्षण को मैंने आपको क्या किया, समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नई हेडिंग की ओर, समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अर्थात जो समष्टि होता है, समष्टि में जो सदस्य होते हैं उनके बीच पारस्परिक क्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे वे एक दूसरे से इंटरैक्शन करके अपना जीवन यापन करते हैं, संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को हम इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास भी किया है कि किसी समष्टि के सदस्यों के बीच, वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत दिमाग में रटना नहीं है, सिर्फ यही इतना याद रखो यार, पारस्परिक क्या होता है, पारस्परिक मतलब आपस में क्रियाएं, माने क्रिया, समष्टि माने समष्टि में। तो जो समष्टि होता है कहीं का, अर्थात किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो जीव के सदस्यों की संख्या है, उन्हीं सदस्यों की संख्या के बीच जो भोजन पानी अन्य के लिए आपस में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं एक दूसरे के बीच, उसको प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, समष्टि पारस्परिक क्रिया कहते हैं, अर्थात पॉपुलेशन इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी समष्टि के सदस्यों के बीच, ठीक है, किसी समष्टि के सदस्यों के बीच होने वाली अंतः क्रियाएं, ठीक है, होने वाली अंतः क्रियाएं, समष्टि में जो सदस्य उनके बीच जो अंतः क्रियाएं एक दूसरे के बीच हो रही हैं, भोजन के लिए, पानी के लिए और चीज़ों के लिए, उन्हीं पारस्परिक क्रियाओं, अंतः क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, पारस्परिक क्रिया कहते हैं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि यह सदस्य 2 तरह से करते हैं, अर्थात समष्टि के सदस्यों में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पारस्परिक क्रियाएं। ये 2 तरह से होती हैं, 2 प्रकार से होती है, एक धनात्मक अंतःक्रिया होती है और एक ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम जैसे लें ओरल रूप से, जैसे किसी फील्ड में, खेत में आपने क्या किया है, लहसुन का आपने बीजारोपण कर दिया है एक निश्चित अंतराल पर। ठीक है, तो अब वहाँ पर लहसुन के कई सदस्य होंगे और हर सदस्यों के बीच मिट्टी से भोजन पानी खनिज तत्व लेने की क्या होगी, एक दूसरे में पारस्परिक इंटरैक्शन क्रियाएं होती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम पारस्परिक क्रिया कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि किसी समष्टि के सदस्यों के बीच होने वाली अंतः क्रियाएं पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं, और ये 2 प्रकार से होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन, फर्स्ट नोन एज अ पॉजिटिव इंटरैक्शन, सेकंड इज नोन एज द निगेटिव इंटरैक्शन। तो इस तरह से समष्टि के सदस्यों के बीच 2 तरह का इंटरैक्शन होता है, पॉजिटिव इंटरैक्शन अर्थात धनात्मक, और दूसरा ऋणात्मक इंटरैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं बारी बारी धनात्मक इंटरैक्शन क्या है और ऋणात्मक क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पहला लिया धनात्मक, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरैक्शन अंतः क्रिया माने सदस्यों के बीच होने वाली क्रिया, धनात्मक मतलब धन माने लाभ और ऋण माने हानि। ठीक है, लोग कहते हैं ना माइनस में हो गया, माइनस का मतलब घाटे में आ गया, और कहते हैं प्लस हो गया, प्लस माने लाभ हुआ मुझे। तो मतलब ऐसी अंतः क्रिया यानी समष्टि के सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली वह क्रिया जिसमें एक दूसरे को क्या हो, धन हो अर्थात लाभ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक अंतः क्रियाएं कहते हैं, पॉजिटिव इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं। कभी कभी सदस्यों के बीच जब इंटरैक्शन होता है तो सदस्य एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, कभी कभी एक
एक को लाभ हुआ दूसरे को हानि हो गई, ठीक है, कभी कभी दोनों को लाभ होता है। तो इस तरह से कई टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ही परस्पर दोस्त यार हो, कोई क्रिया करते हो कोई बात, तो दूसरों को एक दूसरे का लाभ भी हो जाता है, कभी कभी एक को लाभ दूसरे का हानि होता है, कभी दोनों को हानि हो जाती है। तो इस तरह से घटनाएं होती हैं। तो वही चीज़ है बेटा कि धनात्मक इंटरेक्शन का मतलब वह अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को क्या हो, एक दूसरे को लाभ हो, किसी को हानि ना हो, उसे हम धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हो, वह अंतःक्रियाएं जिनमें दोनों सदस्यों को, ठीक है, जिसके बीच हो रहा है ए और बी, दो मेंबर हैं, दोनों के बीच जो भी भोजन पानी जो भी जिसके लिए भी परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, और ऐसी क्रिया में अगर इसको भी लाभ होता है इसको भी लाभ हो रहा है, ठीक है, और हानि किसी को नहीं हो रही है, तो उसी को हम धनात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, वह अंतःक्रियाएं जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कि इसको क्या होता है, बेनिफिट होता है, लाभ होता है दोनों को, परंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन अर्थात धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम इसी क्रम में अगर ऋणात्मक अंतःक्रिया की बात करें तो ये हम थोड़ा सा दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि धनात्मक अंतःक्रिया में भी एक एग्जाम्पल अभी लिया जाएगा और उसमें भी कई टाइप की धनात्मक अंतःक्रियाएं होती हैं। हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज, इसलिए धनात्मक इंटरेक्शन को एक डिटेल पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं धनात्मक इंटरेक्शन में क्या होता है, ठीक है। इसे नोट करें, फिर हम आगे बता रहे हैं धनात्मक इंटरेक्शन क्या होता है। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि धनात्मक अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है और कैसे एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हो, कौन कौन से जीव हैं और कहाँ रहते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो धनात्मक अंतःक्रिया अर्थात जिसमें लाभ ही लाभ हो, सदस्यों को कोई हानि ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक अंतःक्रिया। और इसका उदाहरण देखा गया सहजीवन या सहजीविता के रूप में, इसको सिम्बियोसिस भी कहते हैं, ठीक है, सिम्बियोसिस कहते हैं। तो ये सहजीविता और सहजीवन का उदाहरण है। तो क्या होता है सहजीविता, सिम्बियोसिस, ये भी हम देखेंगे। तो सिंपल सा यार, सहजीवन क्या है, एक धनात्मक अंतःक्रिया है जिसमें दो सदस्यों को क्या होता है, एक दूसरे से परस्पर लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती, उसी को सहजीविता सहजीवन कहते हैं। ये देखो रटना नहीं है, सह माने साथ साथ, जीवन माने जीवन यापन करना। अगर दो सदस्य या दो से अधिक सदस्य साथ साथ रह के जीवन यापन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को इसमें लाभ है। अगर हानि होता तो साथ साथ रह के जीवन यापन ना करते, इसका मतलब है कि इसमें लाभ है। और अगर दोनों को लाभ है तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और ऐसी क्रिया को धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। बट इसे हाउ डू रिप्रेजेंट, कैसे लिखेंगे, तो ये भी आप यहाँ पे देखिए कि वह धनात्मक अंतःक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक सदस्यों को परस्पर, या ऐसे कर लेते हैं, दो या दो से अधिक सदस्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और परस्पर एक दूसरे, परस्पर वे, ठीक है, परस्पर वे क्या होते हैं, परस्पर वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उसे हम सहजीवन कहते हैं, तो उसे हम सहजीवन कहते हैं, सहजीवन या सहजीविता कहते हैं,
कहते हैं तथा ऐसे जीव को सहजीव कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीव को सहजीव कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर से देखिए, वह धनात्मक अंतःक्रिया, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य, जरूरी नहीं 2 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 या 2 से अधिक सदस्य आपस में इस तरह से रह के जीवन यापन करें, ठीक है, कि परस्पर एक दूसरे को क्या हो, लाभ पहुंचाएं। ठीक है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? सहजीव। और ऐसे जीवन यापन या पारस्परिक क्रिया को सहजीवन या सहजीविता कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव को सहजीव कहते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस लाइकेन। ठीक है, ये क्या है? इसका अच्छा उदाहरण है। और साइकस की कोरेलाइड जड़, ठीक है, साइकस की प्रवालाभ जड़ें या कोरेलाइड जड़ कहते हैं अंग्रेजी में, प्रवालाभ जड़ें। ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं लाइकेन, ये भी आप समझिए। लाइकेन क्या है? कवक प्लस शैवाल। ठीक है, इसमें 2 सदस्य होते हैं, एक कवक होता है और एक शैवाल। 2 जीव हैं। नीचे आपका ऐसे कवक क्या होता रहता है और ऊपर इस तरह से शैवाल रहते हैं। ठीक है, ये कवक है और ये क्या है? शैवाल है। अब दोनों क्या करते हैं? मिल करके लाइकेन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कवक आपने देखा होगा, जो काई लगती है या जो आप पे भुकड़ी जिसे आप कहते हो या फिर आप फंगस कहते हो, आपके रोटी में लग जाता है बारिश के समय में, अगर 2 दिन 3 दिन रख दो। ठीक है, या आप देखते हैं दीवालों पर, पेड़ों की छाल पर लग जाता है, जहाँ नल होता है वहाँ पर जो लग जाता है वो कवक है। ठीक है, तो इस तरह से कवक है और ऊपर शैवाल होता है। अब ये दोनों साथ रह के जीवन यापन करते हैं। कैसे? कि ऊपर से ये शैवाल क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना के इनको देता है और कवक बदले में पानी को उठा करके इस शैवाल को देने का कार्य करता है। अगर यहाँ कवक पानी देना बंद कर दे तो शैवाल भोजन नहीं बना पाए, क्योंकि भोजन बनने के लिए भी पानी चाहिए। तो शैवाल भी मर जाएगा और कवक भी मर जाएंगे। ठीक है, अर्थात दोनों का पारस्परिक क्रिया क्या है? धनात्मक है, क्योंकि इसको इससे लाभ है, पानी मिल रहा है शैवाल को, और शैवाल को इससे ये लाभ है कि इसको कवक को भोजन मिल रहा है। तो इसलिए दोनों इस प्रकार रहकर धनात्मक अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका? बोलिए, पारस्परिक धनात्मक अंतःक्रिया है और सहजीवन का उदाहरण है। ठीक है, अब इन दोनों के संयुक्त रूप को लाइकेन कहते हैं। मतलब लाइकेन क्या है? व्हाट डू मीन अबाउट लाइकेन? दैट सिंपल यार, लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस। इट इज ए टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, इन विच एल्गी एंड फंगस, ठीक है, एल्गी और फंगस। अब जो शैवाल वाला भाग होता है इसे शैवालांश कहते हैं, और जो कवक वाला भाग होता है इसे कवकांश भी कहते हैं। ठीक है, कवकांश शैवालकांश, कवकांश हो गया, और दोनों को मिला के जो बनता है वो लाइकेन बचता है, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल है किसका? सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि सहजीवन क्या है। हाँ, एक चीज़ और, इस पर टिप्पणी आती है, इसको स्टार लगा रहे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपसे नहीं पूछेगा धनात्मक अंतःक्रिया उदाहरण बताइए, आपसे सीधा पूछ लेगा कि सहजीवन क्या है या सहजीविता क्या है। टिप्पणी लिखिए, तो रखना नहीं सह माने साथ साथ, जीवन माने जीवन यापन करना। भाई कौन करता है? जीव करते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक जीव या सदस्य क्या हो, परस्पर रह करके जीवन यापन करें और दोनों के एक दूसरे से लाभ हो, हानि किसी को नहीं होता है, तो ऐसी सहजीवन जीवन को सहजीवन या सहजीविता कहते हैं, और ऐसे जीव को सहजीव कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक साइकस की प्रवालाभ जड़ें। दैट्स ऑल, वीडियो फिनिश। आप वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करिए अच्छा लगा हो, और मिलता हूं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के 5वें इस पार्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।